हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर परीक्षा गांव। आज की क्लास हमारी केमिस्ट्री की है, जिसमें हम कुछ नया जानेंगे, कुछ नया सीखेंगे। आपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा था। आज हम आपको नेक्स्ट साइंटिस्ट के एटॉमिक मॉडल के बारे में बताएंगे। बताने से पहले आप अपने चैनल परीक्षा गांव को जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जितना हो सके उतना शेयर करिए। नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन आवर क्लास। ओके, तो रदरफोर्ड ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया उसमें उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में जो सेटअप उन्होंने यूज किया था वो जस्ट जैसा आप देख रहे हो ठीक वैसा ही था। उसमें क्या क्या था? उन्होंने एक एमिटर का यूज किया था जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहे थे, उत्सर्जित हो रहे थे। इसके साथ साथ उन्होंने एक डिटेक्टिंग स्क्रीन का प्रयोग किया था और इसके साथ साथ गोल्ड फॉयल, इट मीन सोने की पन्नी का प्रयोग किया था। वो सोने की पन्नी जो थी वो 1000 सोने के परमाणुओं से मिलकर बनी हुई थी, 1000 एटम से मिलकर बनी हुई थी। और डिटेक्टिंग स्क्रीन का क्या यूज था कि जब अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉयल पर बौछार कर रहे थे तो उसके बाद उनकी क्या एक्टिविटीज हुई उन अल्फा पार्टिकल्स की, वो सारा का सारा डाटा डिटेक्टिंग स्क्रीन पर रिकॉर्ड हो रहा था। ऑल क्लियर? अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो किसके बने हुए थे? बिल्कुल सही, वो हीलियम के एटम्स थे, 2He4 के एटम्स थे जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट करना चालू किया। जैसे ही एमिटर से अल्फा पार्टिकल्स निकले तो डिटेक्टिंग स्क्रीन की जो स्लिट बनी हुई थी, जहां पे खाली स्थान था, वहां से होते हुए उन अल्फा पार्टिकल्स ने क्या कर दिया? सोने की पन्नी पर बौछार शुरू कर दी, बम्बार्डिंग शुरू कर दी। बम्बार्डिंग होने के बाद जितना भी एक्टिविटीज थी उन अल्फा पार्टिकल्स की, जो भी क्रियाकलाप थे, वो सारा का सारा डाटा किसमें रिकॉर्ड हो गया? एग्जैक्टली, अभी मैंने आपको बताया, डिटेक्टिंग स्क्रीन में सारा का सारा डाटा रिकॉर्ड हो गया। रदरफोर्ड ने उस सारे डाटा को जो रिकॉर्ड हुआ था उसको ऑब्जर्व किया और उसको समझने के बाद उन्होंने 3 पॉइंट्स निकाले। और वो 3 पॉइंट्स क्या थे, चलिए जानते हैं। पहला पॉइंट उन्होंने ये कहा कि अधिकांश अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं जो बिना किसी विचलन के, बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे गोल्ड फॉयल को क्रॉस करते हुए डिटेक्टिंग स्क्रीन को हिट कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने ऑब्जर्व ये किया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कि गोल्ड फॉयल पर जब बम्बार्डिंग उनकी हो रही थी तो वो क्या हो गए? 90 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। और डिफ्लेक्ट होने के बाद वो डिटेक्टिंग स्क्रीन पर हिट किए। ठीक है ना? तीसरा उनका पॉइंट ये था कि 8000 अल्फा पार्टिकल में से कहीं एक अल्फा पार्टिकल ऐसा भी था जो कि 180 अंश पर परावर्तित हो जा रहा था, रिफ्लेक्ट हो जा रहा था। जिस गली से आया था उसी पतली गली से क्या हो गया? वो रिफ्लेक्ट हो गया। ये 3 ऑब्जर्वेशंस रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किए। रदरफोर्ड ने इन तीनों ऑब्जर्वेशन तथा जो सोने की पन्नी 1000 एटम से मिलकर बनी है, उन एटम्स को इन तीनों ऑब्जर्वेशन पर रखकर उन्होंने अपनी दिमाग की बत्ती जलाई। तभी उन्होंने 2 पॉइंट्स हमें निकाल कर क्या दिए उसको जानते हैं। आखिरकार उन्होंने कहां से दिमाग लगाया कि उन्होंने 2 पॉइंट्स हमें कंक्लूजन के रूप में दे दिए, चलिए वो भी जान लेते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने देखा था कि अधिकांश अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? बिना किसी विचलन के सीधे चले जा रहे हैं। और अभी मैंने आपको बता रखा है कि अल्फा पार्टिकल्स पर कौन सा चार्ज होता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है। वो अधिकांश पॉजिटिव चार्जेस गोल्ड फॉयल को सीधे क्रॉस कर जा रहे हैं। सीधे क्रॉस करने का मतलब कि वहां पर क्या कोई पॉजिटिव चार्ज और हो सकता है? कहां पर? गोल्ड फॉयल की पन्नी पर।
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यदि गोल्ड फॉयल की पन्नी पर अगर हम एक एटम, एक परमाणु का अध्ययन करके चलें और वहां पर जो अल्फा पार्टिकल सीधे क्रॉस हो जा रहे हैं, तो क्या उस एक एटम पर वहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर वहां पे पॉजिटिव चार्ज होता तो वो अल्फा पार्टिकल क्या हो जाता? दूर भाग जाता, क्योंकि भाई सेम सेम चार्जेस, सेम सेम जो आवेश होता है वो क्या करते हैं? दूर दूर भागते हैं, रिपेल करते हैं। इसका मतलब ये अल्फा पार्टिकल क्रॉस इसलिए कर रहा है क्योंकि वहां पर नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा, उसके इर्द गिर्द जरूर से जरूर नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा। इसी वजह से वो क्या कर रहे थे? अट्रैक्ट कर रहे थे, और अट्रैक्ट करते हुए वो अधिकांश अल्फा पार्टिकल क्या कर गए? सोने की पन्नी को क्रॉस कर गए। तो इस हिसाब से रदरफोर्ड ने हमें पहला पॉइंट निकालकर यह दिया कि एक एटम का अधिकांश हिस्सा, अधिकांश भाग कैसा होता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, खाली होता है। और उस खाली भाग में उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, और चक्कर लगाते समय ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, एनर्जी को एमिट करते हैं। ऑल क्लियर? अब चक्कर किसके लगाते हैं अभी आपको पता चल जाएगा। दूसरे और तीसरा जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखा था, क्या देखा था? कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स 90 अंश से अधिक कोण पर विक्षेपित हो जा रहे हैं, और तीसरा क्या देखा था? कि 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल कहीं ऐसा भी था जो 180 अंश पर परावर्तित हो जा रहा था। आखिरकार 90 अंश से अधिक कोण पर जो विक्षेपण हो रहा है अल्फा पार्टिकल्स का, और 180 अंश पर परावर्तन हो रहा है अल्फा पार्टिकल्स का, वो आखिरकार क्यों विक्षेपित हो रहे हैं, क्यों रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? जल्दी से बताइए। वहां जरूर से जरूर गोल्ड फॉयल की पन्नी जो एटम से मिलकर बनी है, उस एक एटम की यदि हम स्टडी करें तो वहां जरूर से जरूर पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी ये कुछ अल्फा पार्टिकल 90 अंश से अधिक कोण पर डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, और 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल 180 अंश पर रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। और ये दोनों ही ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड को कहां पर प्राप्त हुए थे? एक छोटे से घेरे में ही, एक छोटे से भाग में ही ये अल्फा पार्टिकल्स की क्रियाएं हो रही थी। तो इस हिसाब से रदरफोर्ड ने कंक्लूजन क्या निकाला? बिल्कुल सही कह रहे हैं, रदरफोर्ड ने दूसरा कंक्लूजन ये निकाला कि एक एटम के केंद्र पर एक ऐसा छोटा भाग होता है जहां पर पॉजिटिव चार्जेस केंद्रित होते हैं, और इन्हीं पॉजिटिव चार्जेस के अल्फा पार्टिकल के सामने आ जाने के कारण कुछ अल्फा पार्टिकल 90 अंश से अधिक कोण पर विक्षेपित हो गए, और 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल 180 अंश पर परावर्तित हो गया। ऑल क्लियर? दूसरा कंक्लूजन रदरफोर्ड का आपने जान लिया कि एक एटम के केंद्र पर एक छोटे से भाग में प्रोटॉन्स, इट मींस पॉजिटिव चार्जेस क्या होते हैं? केंद्रित होते हैं, कंसंट्रेटेड होते हैं। इस छोटे से भाग को रदरफोर्ड ने एक नाम दिया, और वो नाम क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, रदरफोर्ड ने इसका नाम नाभिक दिया, इट मींस न्यूक्लियस दिया। क्वेश्चन आपसे पुटअप कर लेता है कि कौन से साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस, इट मींस नाभिक की खोज की थी? बिल्कुल सही, तो आपका आंसर होगा रदरफोर्ड ने की थी। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि एक परमाणु का द्रव्यमान, इट मींस मास, कहां केंद्रित होता है? आपका जो टोटल मास होगा वो भी कहीं ना कहीं केंद्रित होगा, किसी ना किसी बिंदु पर केंद्रित होगा। ठीक उसी प्रकार से आंसर आपको यह देना है कि एक एटम का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है, न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है। तीसरा क्वेश्चन आपसे यह पुटअप कर लिया जाता है कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज आखिरकार किस एक्सपेरिमेंट के तहत की? तो ये जितना भी आपने एक्सपेरिमेंट समझा, इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट और द रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से इस एक्सपेरिमेंट को जाना जाता है। ऑल क्लियर? तो ये सारी बातें क्या की? रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के तहत बताई, लेकिन इतनी सब कुछ बातें बताने के बावजूद भी इनका मॉडल फेल हो गया। फेल होने का कारण क्या था? चलिए जानते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल।
ओके, तो फेल होने का कारण इनका मेन ये ही था, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड जो इन्होंने बोल दिया था उसी को बोलने के कारण इनका मॉडल फेल हो गया। इट मींस वो वर्ड ही इनके मॉडल के लिए काल बनकर आ गया था। तो ड्रॉबैक पहला इनका मेन ये था कि इन्होंने जो बोला कि एटम के अधिकांश भाग खाली होता है, ये बिल्कुल सही बोला था, और उस अधिकांश भाग में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ये भी भाई सही था। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स घूमते वक्त ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, उत्सर्जन जो वर्ड बोल दिया यही गलत हो गया, यही इनके लिए काल बन गया। क्यों काल बन गया? क्योंकि सभी ने इनसे ये क्वेश्चन पुटअप कर दिया कि यदि इलेक्ट्रॉन्स घूमते वक्त ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं तो एक समय ऐसा भी आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ऊर्जा भाई उत्सर्जन कर रहा है, आप किसी काम को करते हो, एक समय आपका ऐसा आ जाता है कि आपकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और आप बैठ जाते हो, लेट जाते हो, सो जाते हो। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन की यदि ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, सारी की सारी ऊर्जा समाप्त होने पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाना चाहिए, नाभिक में गिर जाना चाहिए। और यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा तो नाभिक में हमारे पहले से ही प्रोटॉन केंद्रित हैं, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक साथ आ जाएंगे और वही कंडीशन हो जाएगी जो थॉमसन के मॉडल की हुई थी। इट मींस पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक साथ आ गए, मतलब एक दूसरे में समा जाएंगे, हमारा एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड की कुछ और कमियां होने के कारण और मेन इस कमी के होने के कारण उनका मॉडल रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद रदरफोर्ड के बाद और कौन साइंटिस्ट आए जिनका मॉडल बिल्कुल सटीक पहुंचा, लेकिन उनके मॉडल में भी कुछ कमी होने के कारण उनका मॉडल भी रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन उनका मॉडल कई हद तक सटीक पहुंचा था, इसलिए उन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी मिला था। तो उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके।